जनपद बाराबंकी उत्तर प्रदेश का एक जिला है। वहाँ एक दौलतपुर गांव है। सारे मकान छप्पर के थे और खपड़ेल के थे। उनकी दीवारें मिट्टी की थी। अगर कोई आदमी सच्चा है, अच्छा है, भोला है, तो वो गंवार नहीं है। ये मेरे जो शुरुआती दौर से संघर्ष रहा, ये तीनों चीज़ मेरे पर्सनालिटी में आ गई, मेरे पर्सनालिटी का पार्ट हो गया। और ये मुझे परेशान करते रहते हैं। गांव में एक दो से नहीं, पूरे गांव के लोग जब साथियों, जब मैं अपना परिचय किसी को बताता हूँ कि मैं किसान का बेटा हूँ, गांव से हूँ और गांव में पैदा हुआ, पढ़ा और पला, तो लोग सोचते हैं कि मैं अक्षम हूँ, बेकार हूँ और गंवार हूँ। जब उन्हें ये पता लगता कि मेरा गांव पूर्वांचल के किसी कोने से है, तो उनकी ये सोच बिल्कुल पुख्ता हो जाती है। लेकिन क्या ये सच है कि गांव की माटी अक्षम लोगों को, बेकार लोगों को और खराब लोगों को पैदा करती है? क्या गांव में खराब लोग और खराबी का गढ़ है, किला है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज मैं जोश माटी के इस वार्तालाप में जो ये लोगों की धारणा है, सोच है, इसी को तोड़ने आया हूं और तोड़ के जाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हीरालाल है। मैं उत्तर प्रदेश के आईएएस कैडर का एक अधिकारी हूं और मैं आज आपको यहाँ बताने आया हूँ कि गांव से और गांव का होने में, दोनों में अंतर है, फ़र्क है। मैं अपनी कहानी बताता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के जनपद बस्ती का रहने वाला हूँ। मेरे ब्लॉक का नाम साँव घाट है और मेरे गांव का नाम बागडी है। मेरा गांव कुछ समय पूर्व तक बहुत ही पिछड़ा गांव था। देश के कुछ पिछड़े गांव में से एक था। जब हम पिछड़े गांव की बात करते हैं तो आप स्वयं समझ जाते हैं कि उस गांव में क्या सुविधा होगी और क्या संसाधन होगा। मैं अपने गांव के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। मेरे गांव में एक भी पक्का मकान नहीं था। सारे मकान छप्पर के थे और खपड़ेल के थे। उनकी दीवारें मिट्टी की थीं। और बचपन में जब मैं अपने गांव में रहता था, 1967 में मैं पैदा हुआ, तो उस समय बरसात लगातार 1 दिन 2 दिन, सप्ताह भर 15-15 दिन लगातार रिमझिम बारिश हुआ करती थी। पानी से पूरा गांव तहस-नहस हो जाता था और पानी रिस करके वो दीवालों को, मिट्टी के दीवालों को गला देता था और घर बैठ जाता था और बहुत लोग बेघर हो जाते थे। हमारे गांव में, मैं दूसरा वाकया बयां करने जा रहा हूं, आपको बताने जा रहा हूं। हमारे गांव में बिजली नहीं था। तो मेरा बचपना जो बीता, उसमें मेरे पास 2 सूरज थे। एक दिन का सूरज था और एक रात का सूरज था। जो रात का सूरज था उसको हम लोग खुद उगाते थे। देसी जुआड़ से दवाई की शीशी के ढक्कन में छेद कर देते थे और उसमें कपड़ा लटका देते थे और मिट्टी का तेल डाल देते थे। उसका स्थानीय नाम ढेबरी या डिबिया बोलते थे हम लोग। लेकिन ये कठिनाई यही नहीं ख़त्म होती थी, इसके आगे की कठिनाई और ज़्यादा है। वो जो उसमें मिट्टी का तेल मिलता था, नियमतः 5 लीटर पर महीने एक परिवार को मिलता था, लेकिन कभी पूरा नहीं मिला। कभी 2 लीटर, कभी 3 लीटर और कभी कभी 3-3, 4-4 महीने वो मिट्टी का तेल मिलता ही नहीं था। तो जो मिट्टी का तेल था, हम लोग मजबूरी में ब्लैक में 4 गुना 5 गुना रेट पे, अधिक रेट पे मार्केट से ब्लैक में ख़रीद के लाते थे। चूँकि दाम ज़्यादा लगता था ब्लैक में, तो पैसे के इंतजाम में 3-4 दिन लग जाते थे। और उससे क्या होता था कि 3-4 दिन ये रात का सूरज हमारा नहीं उगता था और बिना पढ़े हम लोग सो जाते थे। ये बचपने के पढ़ाई के रोशनी का इंतजाम की दुश्वारी है, जिसको मैं आपके सामने बयां कर रहा था। अब पढ़ाई का जब बात आई तो मैंने कक्षा 5 तक अपने सबसे पास के स्कूल प्राइमरी पाठशाला सिहारी से किया। टाट पट्टी लेके जाता था और बोरा लेके जाता था, उस पर बैठ के सुबह स्कूल की सफाई करके सभी लोग तब पढ़ाई करते थे। कक्षा 5 के बाद हमारी जर्नी ये पढ़ाई की और बढ़ गई। अब 8 किलोमीटर रोज़ आना जाना पड़ता था। उसी के 3 किलोमीटर और आगे रसूलपुर गाँव में से हमने एक वहाँ विद्यालय था, उससे कक्षा 6 से लेकर 8 की पढ़ाई करी।
कक्षा 8 में जब पढ़ाई कर रहे थे तो हमारे क्लास टीचर ने बताया कि एक वजीफ़ा का फार्म आया है, सब लोग भर रहे थे। हमने भी सबका देखा भर दिया भेड़ चाल की तरह। मुझे उम्मीद था कि मैं इसमें परीक्षा में पास वोस नहीं होऊंगा, ना कोई जानकारी थी, लेकिन भर दिया। जब कक्षा 8 पास हो गया तो 9 में हमने साइंस साइड से पढ़ने का मन बनाया कि हम साइंस से एडमिशन लेंगे। अब साइंस साइड से 9 से पढ़ाई के लिए बस्ती जो शहर था उसके अलावा और कोई स्कूल नहीं थे आसपास। वहाँ 3-4 स्कूल थे और उसमें संख्या कम थी साइंस साइड के स्टूडेंट की एडमिशन की, और प्रवेश लेने वालों की संख्या बहुत थी। मेरे पिताजी मेरे इस 9th क्लास में साइंस में एडमिशन के लिए सुबह 9 बजे साइकिल से निकलते थे और रात के 9 बजे आते थे। लगातार 15 दिन तक भागते रहे, और शाम को जब आते थे तो हम लोग इंतज़ार करते थे कि कोई हैप्पी न्यूज़, कोई अच्छी न्यूज़ लेके आएंगे। 15 दिन के बाद पिताजी ने बताया कि भाई साइंस साइड में एडमिशन नहीं हो पाएगा, या तो कृषि पढ़ना पड़ेगा या कॉमर्स पढ़ना पड़ेगा। आप समझिए कि जब ये सुनाई पड़ा तो आप समझिए मेरे मन के साइंस पढ़ने की जो तमन्ना थी, मेरे सामने उसका कत्ल हो रहा था। मैं बहुत परेशान था, अकेले में कभी कभी रोता भी था, लेकिन जहाँ चाह वहाँ रहा। अंदर मेरी जो साइंस पढ़ने की चाहत थी ना, वो बड़ी मजबूत हो गई थी, उससे मेरा प्यार हो गया था। आई वॉज फॉलन इन लव विद द साइंस सब्जेक्ट। और 3 दिन बाद वो जो इम्तहान दिया था कक्षा 8 में वजीफ़ा वाला, उसका रिजल्ट आ गया। और रिजल्ट आया तो मेरा GIC बस्ती में साइंस से एडमिशन हो गया, मुझे हॉस्टल मिल गया और मुझे 100 रुपया वजीफ़ा मिल गया। वो जो 15 दिन से मेरी ज़िंदगी में काली छाया अंधकार की तूफान चल रही थी, वो अचानक चकाचौंध में बदल गई और मेरा वो संकट दूर हो गया। ये जो इम्तहान मैं पास किया, इससे मेरा एक कॉन्फिडेंस बना। वजीफ़ा 100 रुपया माने नहीं रखता, लेकिन वो जो माहौल मिला हॉस्टल का, एडमिशन हुआ, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, उससे लगा कि अब हम ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर सकते हैं। एक सपना बनने लगा। और मेरे पिताजी मुझे आकर के बताने लगे कि सिविल सेवा अच्छी सेवा होती है और इसमें जाना चाहिए, इसमें बड़ा पावर होता है, इसमें बड़ा हर चीज़ होता है। वो मेरे दिमाग में सिविल सेवा का कीड़ा डालने लगे। कक्षा 12 में जब हम लोग पहुँचे तो इंजीनियरिंग का हम लोगों ने इम्तहान दिया। मैं 3rd रैंकर था पूरे क्लास में। मेरा इंजीनियरिंग एंट्रेंस में सिलेक्शन नहीं हुआ। 1st रैंकर दूधनाथ जी का सिलेक्शन हो गया, 2nd रैंकर राजेश दुबे जी का हो गया, और मेरा नहीं हुआ। मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं पूरे सदमे में था, शौक में था, और मैं अपने आप से लड़ता था कि ये जो मेरा 3rd रैंकर है, पोजीशन है मेरी 3rd रैंक पढ़ाई में, ये ठीक नहीं है, ये मैंने रट के हासिल कर लिया है, मुझे नॉलेज नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं बहुत परेशान था। इस सदमे से मैं उबरने के बहुत कोशिश किया। इसके बाद मैंने जाके BSc में एडमिशन लिया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, और वहीं कृष्णा कोचिंग करने लगा। 3 महीने बाद मैंने बिना किसी को बताए अकेले डिसीजन लेके BSc छोड़ दिया, कोचिंग तैयारी शुरू कर दी। मेरा सिलेक्शन हो गया और मैंने जाकर के GB पंत यूनिवर्सिटी में वहीं एडमिशन लिया, उसी ब्रांच में लिया जिसमें दूधनाथ पढ़ रहे थे। लेकिन अब दुनिया बदल चुकी थी। वो दूधनाथ और मैं जो एक कमरे में 4 साल तक अगल बगल थे, वो मेरे सीनियर हो गए थे, वो मेरे सर हो गए थे, और मैं जूनियर हो गया था। ये वहाँ का प्रोटोकॉल था। वहाँ से मैंने B.Tech किया इलेक्ट्रिकल से, और पैरेलल में सिविल सर्विसेज की तैयारी भी शुरू कर दिया था पिताजी के इंस्पायरेशन पे। इसके बाद मैं गेट किया, गेट से M.Tech में एडमिशन लिया IIT BHU में, और 2009-10 में अमेरिका में 1 साल रह के मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया। वहाँ से लौट के जब आया तो 2015 में PhD में एडमिशन लिया, और 2020 में मैं डॉक्टर हो गया। मैं हीरालाल से डॉक्टर हीरालाल हो गया, और वर्तमान में मैं D.Litt कर रहा हूँ राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय अवध से। ये मेरा पढ़ाई का जर्नी है। मेरी एक आदत बन गई है। मेरे पास ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है? जानने की जिज्ञासा, सीखने की ललक और पाने की जिद। ये मेरे जो शुरुआती दौर से संघर्ष रहा, ये तीनों चीज़ मेरे पर्सनालिटी में आ गई, मेरे पर्सनालिटी का पार्ट हो गया, और ये मुझे परेशान करते रहते हैं। आगे बढ़ो,
कुछ नया करो, कुछ बदलो, और मुझे उसमें आनंद आता है। ये जीवन के पढ़ाई का पार्ट है। अब मैं सर्विस की तरफ आता हूँ। जब मैं बीटेक कर रहा था तभी से मैंने पढ़ाई शुरू कर दी सिविल सर्विसेज की। क्यों? मुझे कुछ नहीं पता था कि ये सिविल सर्विसेज क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। मेरे फादर किसान थे, वेटनरी कंपाउंडर थे, तो ब्लॉक में एसडीएम, डीएम, सीडीओ आते रहते थे, बीडीओ, तो उनको पता था कि सिविल सर्विसेज का सर्विस कितना अच्छा है और इसका क्या जलवा है, जलाल है, क्या जला है। उन्होंने मुझे ये बात समझाई कि देश की सेवा करने का इससे अच्छी कोई पोस्ट नहीं है। तो मैं जब बीटेक कर रहा था वहाँ से तैयारी किया, उसके बाद एमटेक जब तैयारी कर रहा था, पढ़ रहा था एमटेक में, तो पैरेलल में मैं तैयारी कर रहा था। जब मैं वहाँ एमटेक में तैयारी कर रहा था तो एमटेक पढ़ना मेरा मकसद नहीं था, टू बी वेरी फ्रैंक। वो वहाँ की हॉस्टल की सुविधा लेना, 1800 स्कॉलरशिप लेना और एक माहौल प्राप्त करना, ये मकसद था। मेन मकसद था सिविल सर्विसेज की तैयारी करना। मैंने वहाँ सिविल सर्विसेज की तैयारी की और मेरा एनटीपीसी में भी सिलेक्शन हो गया और मेरा यूपीपीसीएस में भी हो गया। क्योंकि यूपीपीसीएस में ज्वाइनिंग लेट थी तो मैंने एनटीपीसी ज्वाइन किया और वहाँ 1.5-1.25 साल तक नौकरी किया। एनटीपीसी में जो मेरे सुपरवाइजर थे उनके पिताजी बहुत बीमार थे और एनटीपीसी के हॉस्पिटल में भर्ती थे। तो मैं दिन में नौकरी करता था और रात में जाकर के उनकी तामीरदारी करता। तो जो हमारे अधिकारी साथी थे मुझे चिढ़ाते थे कि ये चमचागिरी कर रहा है, सुपरवाइजर को पटाने में लगा है, काम वाम नहीं करना चाहता। कुछ दिन बाद जब उन्हें पता लगा कि अरे इसका तो यूपीपीसीएस में सिलेक्शन हो गया है, ये तो कुछ जल्दी ही चला जाएगा, तो वो लोग आकर के मुझे माफ़ी मांगी। अब जब मैं सिविल सर्विसेज 94 जुलाई में ज्वाइन किया तो वो जो गाँव में मैंने दुश्वारियाँ देखी थी, पीड़ा देखी थी, सेवा भाव मेरे अंदर पैदा हुआ था, निस्वार्थ भाव, सहकारिता सीखा था, उसको मैंने लागू किया। जब मैं एसडीएम बना पहली बार तो हर सप्ताह मैं गांव में जाता था, गांव के स्कूल में या पंचायत घर में चौपाल लगाता था, पूरे तहसील के कर्मचारियों को ले जाता था और मौके पर समस्याओं को हल करता था। एज एडीएम, एज सीडीओ, एज डीएम, जहाँ भी मेरी पोस्टिंग रही, मुझे जो बचपने में सीख मिली थी, वो दर्द किसी को ना हो, उस दर्द को हटाओ, कम करो, ये मैं तन मन धन से प्रयास करता रहा हर जगह पे। दोस्तों, गांव के लोग अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं और भोले होते हैं। तो लोगों ने ये मानसिकता बना ली है कि ये गंवार हैं। वर्तमान में मैं मॉडल गांव की एक परियोजना है उससे जुड़ा हूँ, प्रोजेक्ट है उससे जुड़ा हूँ, मैं उसका ऑनरेरी मेंटर हूँ। मॉडल गांव को खुशहाल बनाना चाहता, धनी बनाना चाहता, उनके गांव के लोगों को की आय कैसे बढ़े, गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने का काम, पूरा नाम की एक स्कीम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने चलाई थी, उसको साकार करने का काम मॉडल गांव कर रहा है। मैं उससे का ऑनरेरी मेंटर हूँ। 5 अक्टूबर 1945 को महात्मा गांधी जी ने एक पत्र लिखा था नेहरू जी को कि गांव में कोई बीमारी ना हो, गांव में मर्द और औरत में कोई भेदभाव ना हो, गांव का आदमी शान से किसी के सामने इज्जत से खड़ा हो सके, गांव में धूल और अंधेरे में जीने का माहौल ना हो, गांव में वो सारी सुविधाएं हों जो एक अच्छा जीवन जीने के लिए ज़रूरत है। गांधी जी के उस ग्राम स्वराज के सपने को हम लोग साकार कर रहे हैं मॉडल गांव के इस प्रोजेक्ट से। लेकिन क्या गांव से एक हीरा निकलने से गांव का विकास या गांधी जी का सपना पूरा हो जाएगा? नहीं। गांव में 1-2 से नहीं, पूरे गांव के लोग जब मिलके काम करेंगे तो अच्छा, तभी गांव बदलेगा, गांधी जी का और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का सपना साकार होगा। वो कैसे? देखिए, गांव में हर आदमी के अंदर हुनर है, उसके अंदर कोई ना कोई अच्छी चीज़ है, उसको पहचानने की ज़रूरत है, उसको निखारने की ज़रूरत है, उसको तराशने की ज़रूरत है। मैं आपको अपनी बात
को समझाने के लिए एक उदाहरण देता हूँ। जनपद बाराबंकी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, वहाँ एक दौलतपुर गांव है, वहाँ रामचरण वर्मा नाम के एक व्यक्ति हैं, कक्षा 8 फेल हैं। उनको पद्म श्री अवार्ड मिला है, बनाना मैन के नाम से जाने जाते हैं वो। और वो कक्षा 8 फेल होते हुए उनके यहाँ PhD, डी.लिट, एग्री बिजनेस, IIM साइंटिस्ट सब आते हैं उनसे सीखने। वो पढ़े PhD नहीं हैं, वो कढ़े PhD हैं। ऐसे ही हुनर गांव के हर व्यक्ति के अंदर है, उसे परखने की ज़रूरत है, उसे तलाशने की ज़रूरत है, उसे निखारने की ज़रूरत है। गांव का किसान सबसे अच्छा उद्यमी है और खेती सबसे अच्छा उद्यम है। इस बात को कोई नहीं समझता, इसे समझने की ज़रूरत है। और जिस दिन हम ये समझ जाएंगे, गांव का हर आदमी एक उद्यमी के रूप में व्यवहार करने लगेगा और गांधी जी का सपना पूरा हो जाएगा। गांव हमारी शान है, गांव हमारी पहचान है। इस नारे के साथ हम लोग मॉडल गांव में काम करते हैं। साथियों, ये जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि गांव के लोगों को गंवार समझा जाता है, नहीं, ये बात सच नहीं है। अभी तक मैंने यही समझाने की कोशिश की। अगर कोई आदमी सच्चा है, अच्छा है, भोला है, तो वो गंवार नहीं है, वो जानकार है। मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बात को समझा पाया हूँ और आज के बाद से गांव के लोगों को गंवार नहीं बोलेंगे, जानकार बोलेंगे। जाते जाते मैं अपने युवकों को एक संदेश 4 लाइन में देना चाहता हूँ। मिट्टी के घर में मिट्टी का दिया जला रहा था मैं, जीता था अपने आँखों में सपने सजा के मैं। दुश्वारियों की आग थी और उसमें जल रहा था मैं, मुश्किल भरी डगर थी मगर चल रहा था मैं। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, आशीर्वाद। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।